हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमें जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम कर रहे हैं अभी जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। हिंदी में क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी क्या होती है? ठीक है, तो ये है भी जीव विज्ञान की एक शाखा। यानी इसकी हम डेफिनेशन देखें, इसकी हमें डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो क्या होती है भी? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है भी? जीवों में जो आनुवंशिकता होती है या पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में जो लक्षण जाते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षणों की संचरण की क्रिया और जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की एक शाखा, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जिसमें आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। या हम कहें तो इसको यह भी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति से संबंधित प्रयोग, नियमों, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स या जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, अब देखो भी आनुवंशिकी शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया डब्ल्यू बेटसन द्वारा। यानी आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया। अतः हमें डब्ल्यू बेटसन को क्या कह सकते हैं भी? आनुवंशिकी यानी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। यानी जनक कौन है इसका? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? डब्ल्यू बेटसन। वैसे आनुवंशिकी का जनक है वो तो मेंडल है भी, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे, फिर उनसे निष्कर्ष निकालकर आनुवंशिकता के जो नियम थे उनका प्रतिपादन किया था भी। तो मेंडल को हम क्या कह सकते हैं भी? आनुवंशिकी का जनक है। लेकिन आनुवंशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बेटसन द्वारा दिया गया था। इसी कारण बेटसन को हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। ठीक है, अब देखो भी इसमें शब्द आए भी कौन कौन से? एक तो है भी आनुवंशिकता और एक है विभिन्नता। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं भी आनुवंशिकता क्या होती है भी? आनुवंशिकता आनुवंशिकता या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हमें हेरेडिटी। हेरेडिटी यानी आपको पता है भी माता पिता के जो लक्षण है वो संतान में जाते हैं, या एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं भी। तो हम कहें भी एक पीढ़ी से आनुवंशिक लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में संचरित होना या माता पिता के लक्षणों का संतान में क्या होना? संचरित होना, क्या कहलाती है? आनुवंशिकता, या इसको हम बोल सकते हैं वंशानुगति। ठीक है, यानी माता पिता या जनक के लक्षणों का संतान में
संतान में, या हम कहें तो क्या होगा अभी, एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में संचरित होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता कहलाती है, यानी होने की क्रिया या होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। ठीक है, अब देखो भी, इसको हम वंशागति भी कहते हैं, सामान्यतः हम कहते हैं भी ये वंशागत हुआ है। कोई भी लक्षण है, जैसे मान लो कि हमें आनुवंशिक लक्षणों के कुछ उदाहरण देखें तो जैसे मानव शरीर की लंबाई है, वो एक आनुवंशिक लक्षण है, यानी जिससे माता पिता के शरीर की लंबाई ज्यादा होती है तो उनमें क्या भी संतान की लंबाई भी लगभग चांस है भी ज्यादा होने का। क्यों? क्योंकि लंबाई का जो लक्षण है या जीन है वो क्या होता है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता रहता है। ठीक है, तो हम कहीं भी आनुवंशिकता क्या होती है, माता पिता या जनक के लक्षणों का संतान में या एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में संचरित होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी। ठीक है, अब देखो आनुवंशिकता शब्द है, आनुवंशिकता शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, हर्बर्ट, या हम कहें आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ठीक है, ध्यान रखना कौन था भी, हर्बर्ट स्पेंसर ने किसका प्रयोग किया, आनुवंशिकता शब्द का, जबकि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, बेटसन ने। किसने? बेटसन ने। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब देखो ये आगे हम कर रहे हैं, आनुवंशिकता से जितने प्रयोग या आनुवंशिकता से संबंधित जितने नियम थे उनका प्रतिपादन किसने किया था भी, मेंडल ने। यानी आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग व नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, जोहान ग्रेगर मेंडल द्वारा किया गया। यानी हम कह सकते हैं भी आनुवंशिकता से संबंधित जितने प्रयोग थे और प्रयोगों के निष्कर्ष के बाद जो नियमों का प्रतिपादन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, जॉन ग्रेगरे मेंडल के द्वारा किया गया था भी। ठीक है, तो इसी कारण क्या भी मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है भी, प्रश्न आता है भी आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो मेंडल है भी। अगर पूछ ले भी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो कौन है, डब्ल्यू बेटसन आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। यानी हमने पढ़ा भी जेनेटिक्स क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में। इसी प्रकार इसी कारण के भी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, भी बेटसन है। कौन है, बेटसन। फिर आया भी आनुवंशिकता क्या होती है, माता पिता या जनक के लक्षणों का संतान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। ठीक है, फिर आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, लेकिन बात करें भी आनुवंशिकता का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, यानी प्रारंभ में
सबसे पहले आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग व नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन ग्रेगरी मेंडल के द्वारा किया गया था। इसी कारण हम क्या मानते हैं? मेंडल को आनुवंशिकी का जनक मानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी। देखो भी आगे हम कर रहे हैं, मेंडल ने जो आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे, ठीक है, तो वो किस पर किए थे, कैसे किए थे, वो देखते हैं भी। यानी मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम किसको चुना? हाइरेसियम नामक प्लांट को। किसको? याद रखना भी, मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम हाइरेसियम नामक पादप का चयन किया था। याद रखना भी, हाइरेसिया या हाइरेसियम एक प्लांट है, इसका चयन किया था भी। परंतु हुआ क्या भी, मेंडल जब इस पर प्रयोग कर रहा था भी, तो मेंडल को इस पर क्या भी असफलता मिली, यानी प्रयोग में वो सफल नहीं हो पाया भी। ठीक है, यानी हाइरेसियम नामक प्लांट पर जब प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में मेंडल निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, यानी सफल नहीं हुआ था भी। फिर इन्हीं असफलताओं से सीखकर मेंडल ने किसका चयन किया? मटर का। वो भी कौन सी मटर का? उद्यान मटर का। उद्यान मटर का चयन किया। किसका? उद्यान मटर, यानी पाइसमेस्टाइवम। यानी मेंडल क्या है भी, जब हाइरेसियम प्लांट पर प्रयोग कर रहा था, उसमें सफलता नहीं मिली। इन्हीं असफलताओं से सीखकर फिर मेंडल ने किसका चयन किया? मटर के पादप का। अब देखो भी, मटर के पादप का चयन क्यों किया, या मटर के पादप के चयन के क्या कारण थे भी, वो भी मैं आपको बता रहा हूं भी, कि मेंडल ने देखा भी मटर का जो प्लांट है वो क्या है भी, छोटा पादप है। क्या है? छोटा, यानी छोटा पादप है। इसी कारण क्या है भी, कम जगह में अधिक से अधिक पादप लगाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या माना भी, दूसरा इसने देखा भी कि जो मटर का पादप है, मटर का पादप वो है द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल है। इसी कारण क्या भी, द्विलिंगी होने के कारण क्या है, इसमें अपने आप परागण होता है या स्वपरागण क्रिया होती है। ठीक है, तीसरा देखा भी कि जब आवश्यकता पड़ी, यानी स्वपरागण तो होता ही है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े किसकी भी, पर परागण की, तब क्या है, इसमें आसानी से पर परागण करवाया जा सकता है भी। आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पर परागण करवाया जा सकता है। ठीक है, 4 नंबर कारण देखा भी कि मेंडल ने मटर के पादप में 4 नंबर कारण क्या देखा कि जो मटर का पादप है वो क्या है भी, एक वर्षीय है। क्या है? एक वर्षीय। एक वर्षीय से द्विवर्षीय पादप होते हैं भी मटर के। मटर का पादप एक वर्षीय होने के कारण इसमें अंकुरण से लेकर पुष्पन तक
की क्रिया का अध्ययन 1 वर्ष में ही किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो ध्यान रखना भी, मटर के पादप के चयन के क्या कारण थे भी, कि मटर का पादप छोटा पादप है, कम जगह में, कम जगह या कम स्थान में भी अधिक से अधिक प्लांट लगाए जा सकते हैं भी। दूसरा कारण क्या था भी, मटर का पादप बाइसेक्सुअल है, इस कारण इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है। तीसरा कारण क्या भी, जब संकरण करवाना पड़ता है या पर परागण की आवश्यकता पड़ती है, उस टाइम क्या भी आसानी से इसमें पर परागण करवाया जा सकता है। फिर मटर का पादप क्या भी 1 वर्षीय होता है, इसी कारण इसमें क्या भी अंकुरण से लेकर पुष्पन तक की क्रिया का अध्ययन 1 वर्ष में ही किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी भी, कि मटर के पादप में 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? विपर्यासी लक्षण होते हैं एक लक्षण के 2 विपरीत रूप, जैसे काला है सफेद है, या सफेद है लाल है, या पीला है हरा है। यानी लक्षण एक हो गया रंग, उसके विपरीत रूप हो गए 2। इसी प्रकार जैसे हम देखें लंबाई का एक लंबा हो गया, एक बोना हो गया, तो वो भी क्या एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण होते हैं भी। तो इसी प्रकार के लक्षण कितने थे भी, मटर के प्लांट में 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे भी। इन लक्षणों में से मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर, इन्हें लक्षणों में से मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए। यानी 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं किसमें भी, मटर के पादप में। लेकिन मेंडल ने इनमें से 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, जिन पर आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए, और फिर प्रयोगों के आधार पर 3 प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया भी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं भी, हम पढ़ रहे हैं भी आनुवंशिकता। तो सबसे पहले आनुवंशिकता पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे भी, आनुवंशिकता से संबंधित जितनी शब्दावली है, यानी उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, उन शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, यानी शब्दों का ज्ञान होने पर क्या है, मेंडल के नियमों का या मेंडल के प्रयोगों का अध्ययन किया जा सकता है। तो वो शब्द कौन से हैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली कौन कौन से शब्द है भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं भी, पहला शब्द अपने पास है भी जीन। कौन सा? जीन, या इसको हम बोलते हैं भी कारक। क्या बोलते हैं? हम तो इसको जीन ही बोलते हैं, लेकिन मेंडल के समय में एक कारक ही होता था भी। ठीक है, तो याद रखना भी जीन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भी जीन क्या होता है। जीन हमारे केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है, या जीवों के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए की छोटी इकाई होती है। जीन क्या है? डीएनए में पाई जाने वाली या डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लेकिन मेंडल के समय में ये पता नहीं था भी जीन होता है। ठीक है, उस समय एक कारक होता है जो क्या करता है भी, माता पिता की या जनक के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम है, या निर्धारित करने का काम है, करता था भी। किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इसी कारक को नाम किसके द्वारा दिया गया? जीन दिया गया भी जोहानसन। कौन था भी? जोहानसन। यानी जोहानसन ने क्या नाम दिया? जीन। ठीक है, इस कारक को नाम दिया जीन किसने? जोहानसन ने। अब देखो भी दूसरा क्या है इसमें, देखो जीन क्या है? जीन डीएनए की छोटी इकाई होती है,
छोटी इकाई होती है भी। तीसरा देखो भी, तीसरा क्या है, जीन। जीन गुणसूत्रों पर याद रखना भी कैसे, कहां पाए जाते हैं या कैसे व्यवस्थित होते हैं। हमारे केंद्रक में क्या है, धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर क्या है, जीन होते हैं, वो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। कौन से क्रम में, जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो भी, एक और भी एक जो जीन था ना, जीन का काम क्या है, लक्षणों का निर्धारण करना। कौन से लक्षणों का, आनुवंशिक। ठीक है। तो एक सिद्धांत है भी, एक जीन एक लक्षण, यानी इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं भी कि एक जीन द्वारा केवल एक ही लक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ये बताया किसने था भी, यानी एक जीन एक लक्षण, एक लक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बिडल व टेटम के अनुसार। बिडल व टेटम के अनुसार एक जीन केवल एक ही लक्षण का निर्धारण करता है। यानी बहुत सारे गुणसूत्रों पर क्या भी बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, उन्हें जीनों में से क्या भी जितने जीन है, वो प्रत्येक जीन क्या करता है, एक लक्षण के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है या विशेष होता है, उसके द्वारा केवल एक ही लक्षण का निर्धारण किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ भी, आंखों का रंग है, उसके लिए अलग जीन होगा, बालों का रंग है, उसके लिए अलग जीन होगा, लंबाई के लिए अलग जीन होता है भी। ठीक है। तो कहने का मतलब एक जीन द्वारा केवल एक ही लक्षण का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा देखो भी, 2 नंबर का शब्द कौन सा है, गुणसूत्र। कौन सा, गुणसूत्र। यानी आपको पता है भी कि जीन क्या करता है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण करता है, लेकिन उन जीनों को आगे पहुंचाता कौन है, यानी वाहक का काम कौन करता है। ठीक है। जैसे मान लिया भी जीन आगे पहुंचा, तो वो किसके माध्यम से पहुंचा भी, ठीक है, यानी माता पिता से संतान में कैसे पहुंचा, तो उसके लिए क्या होते हैं भी, वाहक के रूप में गुणसूत्र होते हैं भी। ठीक है। हम गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के वाहक क्या कहते हैं भी, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं भी, गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक। ठीक है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं भी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है। अब गुणसूत्र होते क्या है भी, गुणसूत्र पाए जाते हैं भी हमारे केंद्रक में, धागे की एक समान संरचनाएं होती है भी, जिनको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं भी। ठीक है। अब गुणसूत्र बने किसके होते हैं भी, गुणसूत्र में डीएनए होता है, और डीएनए किसके साथ मिलकर, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्रों का। किसका, गुणसूत्रों का भी। तो हमारे सजीव या जितने भी सजीव है ना, सब में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, एक तो होता है भी एलिंग गुणसूत्र। कौन से, एलिंग गुणसूत्र, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है। दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक है। जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो एलिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं भी, यानी गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वे गुणसूत्र जो देह के लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन या देह के लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, या माता पिता के शारीरिक लक्षणों को संतान में स्थानांतरित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भी, एलिंग गुणसूत्र। ध्यान रखना भी, ये होते हैं भी शारीरिक या बोलते हैं कायिक या दैहिक लक्षणों को
स्थानांतरित करने वाले गुणसूत्र। ठीक है। इसी प्रकार अब एक बात और ध्यान रखना भी कि अलिंग गुणसूत्र होते हैं वो नर व मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। ठीक है। ठीक है। अब देखो मनुष्य में हम देखें तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं भी, मनुष्य में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। कितने, एक सेल में कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं भी। इन 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़ी होते हैं। कितने, 23 जोड़ी और 46 टोटल। ठीक है। तो 46 से और 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी, कितने, 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, ऑटोसोम। क्या होते हैं, ऑटोसोम। ठीक है। अब ये 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र नर व मादा दोनों में क्या होते हैं, समान। चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अब बात करें भी किसके, लिंग गुणसूत्रों की। किसके, लिंग गुणसूत्रों की। तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, या यानी संतान होती है वो नर होगी या मादा होगी, या लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है। ये नर व मादा में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग या भिन्न भिन्न। मनुष्य में 46 में से 22 जोड़ी या 44 तो क्या हो गए, ऑटोसोम हो गए। ठीक है। बचे हुए एक जोड़ी, कितने, एक जोड़ी या 2 गुणसूत्र, वो कौन से हैं, वो है लिंग गुणसूत्र। ऊपर वाली ये कौन से हैं, ये अलिंग गुणसूत्र। ठीक है। अब जो एक जोड़ी या 2 लिंग गुणसूत्र है उनमें से नर में तो कौन से होते हैं भी, एक्स एक्स, यानी यहां लिख रहा हूं मैं, नर में कौन से, एक्स एक्स, सॉरी एक्स वाई, और मादा में कौन से होते हैं, एक्स एक्स। यानी मादा समयुग्मकी होती है जबकि नर क्या होता है, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। और मादा क्या होती है, समयुग्मकी। यानी दोनों एक्स एक्स समान गुणसूत्र है, जबकि इसमें क्या है, एक एक्स है एक वाई है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो याद रखना भी लिंग का निर्धारण है वो विषम युग्मकी जनक ही करता है, जो कौन है अभी, नर है। यानी मनुष्य में नर किसका निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आज पहला दिन था, इतना ही करेंगे भी, उसके बाद लगातार हमें करते रहेंगे। धन्यवाद।